देवर जी, ये क्या था? सॉरी भाभी, वो ना गलती से मेरा हाथ आपकी कमर पर लग गया था। अरे अभी क्या हो गया है? हाथ तो लगा है ना। कौन सा तूने इस पर तलवार चला दी है जो तू इस तरह माफी मांग रहे इससे? अरे हाँ माँ, वो मैं अंदर जा रहा था तो भाभी यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी, तो चलते चलते मेरा हाथ लग गया बस। अरे मुझे यूं घूर तो रही है। जा, जाकर अपना काम कर। एक तो मेरे बड़े बेटे को खा गई, फिर भी ऐसे घूरती रहती है, मनहूस कहेगी। अब देखो, कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है ताकि घर में कलेश हो जाए। हाँ, चैन नहीं मिला मेरे बेटे को खा के भी। माँ जी, आपको आज फिर याद दिलाना पड़ेगा। अरे आपका बेटा मेरा पति था, उनके होने से मेरी जिंदगी में रंग थे। अब देखें मेरा जीवन कैसे बेरंगा सा हो गया है। आप ऐसी बातें करके बार बार मुझे दुखी मत किया करें। बस बस, ज्यादा भाषण मत दे मुझे। जा जाकर रसोई का काम खत्म कर। वैसे भी ना आज मेरी बहन आने वाली है, तो कुछ अच्छा सा बना लेना। भाभी आप ऐसा करें, जल्दी से मेरे लिए मैगी बना दें, मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर मैंने साइट पर भी जाना है विजिट करने। अरे माँ, मुझे याद आया, आप लोगों ने तो ट्रिप पर जाना था ना सब औरतों ने मिलके, उसका क्या बना? अरे बेटा, जाना तो था, लेकिन क्या है ना, अभी बारिशें बहुत तेज हो रही हैं, इसलिए हम लोगों ने यही फैसला किया है कि बारिशों के बाद जाएंगे। अच्छा ठीक है माँ, मैं अभी आया। मुझे लगता है मुझे अभी की शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। घर में जवान बहू है, ऊपर से विधवा भी है, तो इससे मुनासिब नहीं लगता। कुछ ना कुछ करती हूँ इसके लिए ना, जल्द से जल्द रिश्ता तलाश करती हूँ ताकि इसके हाथ पीले करूँ। मुझे इनकी बहुत याद आ रही है। मेरा तो किसी चीज में मन नहीं लगता। माँ जी भी देखो, जब भी मुझे ताने देती रहती है जैसे सब कुछ मैंने किया हो। अरे अभी हमारी शादी को साल ही कितने हुए थे? सिर्फ 6 साल। 6 सालों में तो हमने सिर्फ अभी एक दूसरे को जानना ही था, और ये मुझसे जुदा हो गई। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब ये कह रहे थे मैं जल्दी आऊंगा ऑफिस से, और आते वक्त इनका रोड एक्सीडेंट हो गया था। मैं वो दर्द ना कभी नहीं भूल पाऊंगी। लगता है भाभी किसी सोच में डूबी है। भाभी को पता ही नहीं चला कि मैं आया हूँ। ऐसे चुप करके दबे पाँव भाभी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता हूँ। देवर जी, ये आप क्या कर रहे थे? ये क्या था? नीता जैसे ही पीछे पलटती है, वो देखती है कि देवर उसका कैसे से देखकर मुस्कुरा रहा है, और उसकी हवस भरी नजरें वो एक मिनट में पहचान लेती है। अब आप ये ना कहना ये भी गलती से हो गए। क्या था ये सब कुछ? अरे नहीं नहीं भाभी, ये गलती से नहीं हुआ, ये तो मैंने जानबूझ के किया है। आप भैया के जाने के बाद इतना तो हक मेरा भी बनता है ना भाभी। क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? बताइए ना। दफा हो जाए इस किचन से, वरना अभी कभी मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? अरे मैं तुम्हारी भाभी हूँ, भाभी माँ के समान होती है, और तुम छी। ओह माय स्वीट भाभी, आप प्लीज इस तरह इतना गुस्सा मत कीजिए। आपके चेहरे पर ना गुस्सा बिल्कुल सूट नहीं करता। आप क्यों चिंता करती हैं किसी भी बात का? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मैं आपका देखना कितना ख्याल रखता हूँ। मैं आपकी बेटी को हमेशा इसी तरह बना के रखूंगा, देखिए ना। ये तुम क्या कर रहे हो अभी? दूर हटो, मैं कहती हूँ अभी हटो, वरना मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी। अरे भाभी, आप नाराज क्यों हो रही हैं? अरे मैं आपके पति का भाई हूँ, थोड़ा मेरा भी तो है ना। आप इस तरह गुस्सा तो मत करें। माँ जी, कहाँ हैं आप? यहाँ रसोई में जल्दी आइए और आकर अपने बेटे की करतूत देखिए। माँ जी! अरे बहू, क्या हो गया है? क्यों इतना शोर मचा रखा है तुमने? माँ जी, आप अपने बेटे से पूछिए। अरे इसे सारे रिश्तों की मियादी फलांग दी है। अरे बहू, साफ साफ बोलना, ये क्या पहेलियां बुझा रही है, और ये इतना गला फाड़ कर क्यों बोल रही है? अच्छे घर की बहू है, कभी भी इतना ऊंचा नहीं बोलती, इससे तू फाड़ फाड़ के बोल रही है। माँ जी, देवर जी ने मुझे गलत हाथों से छूने की कोशिश की है। आप इन्हें समझाइए, मैं इनकी भाभी हूँ, और भाभी माँ के समान होती है। ये ऐसे कैसे उल्टे हरकतें करते रहते हैं, और अगर देवर जी मेरे साथ ऐसे उल्टे हरकतें करेंगे तो क्या मैं चीखू चिल्लाऊं भी ना? बोलिए माँ जी, क्या मैं इतना भी हक नहीं रखती कि मैं ऊंची आवाज से सबको बुला सकूं और उन्हें बता सकूं? बोलिए माँ जी। अरे बहू, इतना चिल्ला क्यों रही है? अगर तू इतना चिल्ला चिल्ला कर बोलेगी, सारे मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा, तो क्या सोचेंगे सारे मेरे बेटे के बारे में? अभी मैंने अपने बेटे की शादी भी करनी है। तू क्या चाहती है, उसकी शादी ना हो? वाह माँ जी वाह, आपको सिर्फ इस बात की चिंता है कि लोग आपके बेटे के बारे में क्या कहेंगे,
उसे किस नजर से देखेंगे, लेकिन आपको मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं। क्या जो कुछ आपका बेटा कर रहा है वो सही है? अपनी ही भाभी पर गंदी निगाह रखना, अरे ये ठीक लगता है आपको? ये संस्कार है इसके? आप अपने बेटे को साफ साफ समझा दीजिए, ये आइंदा मेरे साथ ऐसी वैसी कोई हरकत ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे माँ, ये भाभी भी ना यूं ही खामखा तमाशा लगा रही हैं और मुझ पर झूठा इल्जाम भी लगा रही हैं। अब मैं किचन में आया था तो क्या मुझे किचन में कोई काम नहीं होगा? भाभी काम कर रही थी तो मैं भी कुछ ना कुछ लेने आया था ना, तो चलते चलते बस हाथ लग गया। तो बताइए, कोई पाप काट दिया मैंने? अरे भाभी की ना आदत हो गई है, छोटी छोटी बातों पर हंगामा करती हैं, घर का माहौल खराब करती हैं, बस हर वक्त कलेश करती रहती हैं। लो कर लो बात, इसको तो और कोई काम नहीं। जब देखो मेरे बेटे को बुरा भला कहती रहती है। अगर मेरे बेटे का हाथ लग भी जाता है तो तेरे जिस्म में छेद नहीं हो जाते। वैसे भी ना मेरा बेटा इस घर के पूरे खर्च चला रहा है, और तुम दोनों माँ बेटी मेरे बेटे का ही खा रहे हो। अगर तुम दोनों उसका विरोध करोगे तो खाओगे क्या? इसीलिए ना अपने झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम कितनी मक्कार औरत हो। माँ बस कीजिए बस, मैं कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रही। अरे गलती एक बार होती है, दो बार होती है। मैं पिछले 2 महीने से देवर जी की सारी हरकतें बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया। अब तो इनकी हरकतें हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे बहू, तू क्या बर्दाश्त कर रही? बर्दाश्त तो तुझे हम कर रहे हैं। मेरा तो दिल करता है तुझे उठाकर तेरे मैके फेंक दूं, पर फिर सोचती हूँ तेरे मैके में भी तुझे पूछने वाला कोई नहीं। तेरे माता पिता तो है नहीं इस दुनिया में। अगर हमने तुझे इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया तो क्या खाओगी, कहाँ जाओगी, क्या पियोगी? अरे अपनी बेटी को पढ़ा लोगी प्राइवेट स्कूल में? शुक्र कर मेरे बेटे की वजह से तेरी बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ी है, और तेरे मैके में सिर्फ तेरे चाचा और चाची हैं जो तुझे घर में घुसने बिन देंगे। अब तो तेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ तो तेरे चाचा और चाची हड़प कर चुके हैं। इसलिए इन सब हालात में तेरे लिए यही बेहतर है चुपचाप यहीं पड़ी रहो, वरना तेरे लिए बाहर कोई ठिकाना नहीं। अरे जो औरतें देवर की कमाई में पड़ती हैं उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना ही पड़ता है ना। और इस तरह शोर हंगामा करने से क्या होगा? और मेरे बेटे ने सिर्फ तुझे गलती से हाथ ही लगाया ना, कौन सा तुझे घसीट कर बिस्तर पर ले गया है? जो तुम इस तरह तमाशा कर रही हो और मेरे बेटे को बदनाम कर रही हो। अभी अपनी माँ का साथ पाकर बहुत खुश था। उसे अब समझ आ गई थी कि सब कुछ उसके हाथ में ही है। वो अपनी भाभी की तरफ ऐसी नजर से देखते हैं जैसे कह रहा हूँ, बोलो अब क्या करोगी? अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? यही भाभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा खाना पीना, अच्छा रहन सहन और ये प्राइवेट स्कूल सिर्फ पैसा से होता है, पॉकेट में कुछ नहीं होता। अगर आपको इतने ही है तो डाल दो अपने बेटे को गवर्नमेंट स्कूल। अरे भाभी, जितना कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना, इतना भला कौन करता है आज के जमाने में? आज के जमाने में कोई किसी को पूछते हैं? मैं तो फिर आपका इतना ख्याल कर रहा हूँ। अगर मैं आपकी खुशियों का, आपके रहन सहन का इतना ख्याल करता हूँ तो फिर आप लोगों को भी कभी तो थोड़ा बहुत मेरा ख्याल रखना चाहिए। अब भैया के जाने के बाद अगर आपने अपने ससुराल में रहना है तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, क्योंकि बिना कीमत चुकाए तो कुछ हासिल नहीं होता। अरे भाभी, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों का पूरा ख्याल रखूंगा, सारे खर्चे उठाऊंगा, बस थोड़ा बहुत आप मेरा ख्याल रखिए। नीच घटिया कमीने इंसान, तुम तो देवर कहलाने के लायक ही नहीं, जानवर कहीं के। तुम एक इंसान के रूप में बेरिया हो। नीच घटिया इंसान, जब तक तुम्हारे भाई इस दुनिया में थे तब तक ही तुम्हारी आंखों में शर्म थी, अरे हया थी। अब अगर तुम्हारे भाई नहीं रहे तो तुम्हारी असलियत कैसे खुल के सामने आ गई है? तुम क्या मर्यादा की सारी रेखाएं पार करोगे, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। अरे ये थप्पड़ तुम्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि बेशक तुम्हारे भैया इस दुनिया में नहीं, लेकिन मैं आज भी उनकी पत्नी हूँ और हमेशा उनके नाम से ही जानी जाऊंगी। समझ आई मेरी बात? आइंदा मेरे मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगी? 2 टके की औरत, तुम्हारी इतनी औकात है? अभी तक मैं तुमसे शराफत से पेश आ रहा था और मैं चुप था, लेकिन अब बस और नहीं, मुझे पता चल गया है कि तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगी। अभी तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाता हूँ। मेरे बाल, मुझे छोड़ो, मेरे बालों में दर्द हो रहा है। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, 2 टके की औरत, तुम मुझे थप्पड़ मारोगी? जितना मर्जी चीखा चलाओ, तुम्हें यहाँ पर बचाने कोई नहीं आएगा। अब देखता हूँ तुझे मुझसे बचाता कौन है। नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे। अभी गुस्से से आग बबूला होकर अपनी भाभी को उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हारे साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देवर जी, कुछ तो लिहाज कर ले। अरे रिश्तों का एहतराम कर ले। मैं
अरे जिस दिन मेरा भाई गया था ना इस दुनिया से, उस दिन से हमारे तुम्हारे साथ सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। वो तो एहसान मानो मेरा कि मैंने तुम्हें इस घर में रखा हुआ है। इसलिए जो मैं कर रहा ना, चुपचाप मान लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करूं। नहीं, कभी नहीं। मरते मर जाऊंगी, जान ले लूंगी अपनी और जान दे भी दूंगी, लेकिन कभी वो नहीं करूंगी जो तुम चाहते हो। कभी नहीं होने दूंगी। अरे बेटा बस कर दे, मर जाएगी वो। ये तो क्या कर रहा है? माँ, ये मुझ पर हाथ उठाती है। अरे इस 2 टके की इतनी हिम्मत है, जो इसे पाल रहा है उसे मार रही है। आज इसकी मैं जान ले ही लूंगा। अरे बेटा, अगर ये खुद मरते तो मर जाए, मेरी बुला से मुझे कौन सा कोई फिक्र है। लेकिन अगर तूने इसे मारा तो तुझे जेल हो जाएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। अगर तू भी चला गया तो मैं क्या करूंगी? तू मेरा इकलौता बेटा है। तू अभी कुछ ना कर, देख मैं इसे समझाऊंगी। जो भी तू कहेगा ना, ये तेरी बात चुपचाप मान लेगी। तू मुझे थोड़ा सा टाइम दे, लेकिन तू इस तरह इसे मारना, मैं समझा दूंगी ना इसे। ठीक है माँ, इसे कहें कि मुझ पर झूठा इल्जाम न लगाएं और इसे अच्छी तरह समझा दें। जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप कर ले, अगर इसने इस घर में रहना है तो। माँ, आज तो मैं आपके कहने पे छोड़ रहा हूँ। अगर इसने मेरी बात ना मानी तो मैं इसकी सच में जान ले लूंगा। हाँ हाँ ठीक है बेटा, मैं इसे समझा दूंगी। ये अंदर तेरी कोई भी बात नहीं टालेगी। जा जा, फिलहाल तू यहाँ से जा। अरे निधा, जो भी बेश कह रहे हैं, तू चुपचाप मान क्यों नहीं लेती? तुझे नहीं पता क्या आदमी का गुस्सा कैसे है? अगर वो गुस्से में आ गया और गुस्से में कुछ कर डाला तो। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती भी हैं आपका बेटा क्या चाहता है? मैं कुछ नहीं जानती निधा, और ना ही जानना चाहती हूँ। अरे तू तो शुक्र कर कि मेरा बेटा तुझे पाल रहा है, तेरी बेटी के खर्चे उठा रहा है। वरना अगर हम लोग चाहे ना तो तुझे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल सकते हैं। बता फिर क्या करेगी तू? क्या होगा तेरा? अरे ना तो तेरा मैका है और ना ही तेरे माँ बाप है। क्या करेगी? दर बदर की ठोकरें खाएगी। तेरी हालत उस कुत्ते जैसी होगी जो घर का ना होगा ना घाट का। एक बार अगर तू इस घर से बाहर निकल गई ना, तो ये दुनिया तुझे और तेरी बेटी को नोच खाएगी। तुझे नहीं पता इन दुनिया का कितनी जालिम है। माँ जी आपको शर्म आनी चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको चाहिए आप अपने बेटे को समझाएं। मारेगा वो नहीं समझता, लेकिन आप उसे समझाने की बजाय मुझे कह रही हैं। आप तो इससे उसकी हिम्मत बढ़ा रही हैं। कैसी माँ है आप? कैसे संस्कार दे रही हैं उसे? ये सिखा रही हैं उसे? बस निधा, ये बड़ी बड़ी बातों से ना पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए पैसे चाहिए, पैसे। हाँ, जब से तू विधवा हुई है ना, तेरी इस घर में औकात एक नौकरानी से ज्यादा नहीं है। वो तो शुक्र मना मेरे बेटे का, जिसने तुझे और तेरी बेटी को इधर रखा है और पाल पोस रहा है। वरना कोई और होता ना तो कभी ना तुम दोनों के खर्चे उठाता। माँ जी आप एक औरत होकर ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? आपको चाहिए आप इस वक्त अपनी बहू का साथ दें, उसकी इज्जत बचाएं, अपने बेटे को समझाएं। और आप अपने बेटे को समझाने की बजाय आकर बहू को समझा रही हैं। इस तरह आप अपने बेटे को हौसला दे रही हैं कि जैसे वो सही है मैं गलत। आप लोग मुझे ब्याह किस घर में लाए थे? अगर जी अधूरा साथ में छोड़ के चलेगी तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं कोई बात करते नहीं आई थी मम्मी। आप लोग लेकर आए थे ना मुझे, तब तो बहुत इज्जत समाज से लेकर आए थे। और अब कहाँ गई वो इज्जत? आप एक बात मेरी याद रखिएगा मम्मी जी, मैं मर जाऊंगी, अपने बेटे को भी जहर दे दूंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगी। जैसा आपका बेटा चाहता है, मैं अपनी इज्जत पर एक भी आंच नहीं आने दूंगी। अरे निधा, तुझे समझ क्यों नहीं आता? तू मेरे बेटे की कमाई खा रही है। अरे तू विधवा है, तू कलंक है, तू मनहूस है। तुझे चाहिए हमारे सामने झुक के रहे, हमारे सामने रहे, पर नहीं, तू तो हमें ही अंके दिखा रही है। अरे ये क्या? अब महारानी की तरह मुंह उठाकर कहाँ जा रही है? बहू रुक, मेरी बात तो सुन। अरे तेरे माथे से खून बह रहा है, उसे तो साफ कर ले। और अपनी साड़ी देख किस तरह खराब हो रखी है। जरा खुद का हुलिया तो ठीक कर ले। बस मुंह उठाकर पता नहीं कहाँ जा रही है। अगर लोगों ने तुझे ऐसे देख लिया तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कितनी बातें बनाएंगे। क्यों माँ जी, आपको चिंता हो रही है कि लोग क्या कहेंगे आपके बारे में, आपके बेटे के बारे में? आप लोगों को बातें सुननी पड़ेंगी। मैं तो कहती हूँ लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप लोगों ने इस घर की बहू की क्या हालत बना कर रख दी, क्या कुछ किया उसके साथ। आज पता चलना चाहिए ना सबको कि जो लोग इतना दिखावा करते हैं कि हमने अपनी बहू को कितना अच्छा रखा है, कितनी मान सम्मान और इज्जत दी है, उनकी नीयतें क्या है। अरे मैं जाकर सबको बताऊंगी।
ए सुन कल मुही, सुन भी ले, इस वक्त कहाँ जा रही है? इतनी दोपहर है, तेरी बेटी का आने का वक्त भी हो गया है। लगता है इसका ना इतने से पेट नहीं भरा, और लाते हुए गुस्से पड़ने से शायद तब जाकर कल आती। मैंने तो सोचा था अकल आ गई होगी, पर नहीं, तेरी हड्डी है। निधा की सास चीखती चिल्लाती रह जाती है, लेकिन निधा अपनी सास की एक नहीं सुनती और चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है। निधा ने सोच लिया था कि वो अब अपने ससुराल वापस नहीं जाएगी। वो अपनी बेटी को स्टेशन से लेती है और वहाँ से अपने दोस्त के घर जाने लगती है। मम्मी, इतनी बारिश में हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मम्मी, हम लोग अपने घर क्यों नहीं जा रहे? कुछ तो बोलिए ना आप। हम लोग इस वक्त इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? बेटा, मुझे अपनी एक सहेली की बहुत याद आ रही है, बस उसी से मिलने जा रहे हैं हम लोग। लेकिन माँ देखिए ना, हम लोग कितना भीग रहे हैं, हमारे पास तो छाता भी नहीं है माँ। बस बेटा, थोड़ी दूर और, बस ये पास में ही है, थोड़ा सा रास्ता रह गया है। ओके मम्मी, फिर जल्दी करें। अरे निधा, तुम वो भी इतनी बारिश में इस तरह यूं? सब कुछ ठीक तो है ना? परी, मुझे माफ करना, मैं तुझे बिना बताए इस तरह यूं अचानक आ गई, पर मैं क्या करती, मुझे तेरे इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी, मुझे आना पड़ा। अरे नहीं पागल, ये तो कैसी बातें कर रही है भला? ये तो तेरा अपना घर है, तेरा जब दिल करे ना तो आ जाया कर। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी, इतनी तेज बारिश हो रही थी और तू इस बारिश में आई है। सब कुछ ठीक तो है ना? चल आजा बैठ जा। और मीना बेटा, जाओ तुम अंदर जा, मेरी बेटी अंदर ही खेल रही है, वो भी तुम्हारी उम्र की है, तुम्हारी और उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी। जाओ शाबाश। हाँ बेटा, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है, जाओ शाबाश अंदर जाओ। मैं भी तुम्हें थोड़ी देर तक बाहर बुला लूंगी, तब तक जाकर खेलो। ओके मम्मी, मैं जाती हूँ। चल निधा, अब बोल, क्या बात है? मुझे तो बहुत परेशान लग रही है, कोई परेशानी है क्या? तुम मुझसे शेयर करना। परी, परी मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जब से मुझे ये छोड़ के गए हैं, मेरी जिंदगी तो तबाह होकर रह गई है, मेरे जीवन में कोई खुशियाँ रही नहीं। मैं तो बस अपनी बेटी की वजह से जिंदा हूँ, वरना कब की मर चुकी होती। बहुत बहुत मुश्किल जिंदगी हो गई है मेरी अब। मेरा अपने ससुराल में रहना महान हो गया है, वहाँ एक एक पल मैं डर डर के सहम के रहती हूँ, क्योंकि जो मेरा देवर है वो बहुत बुरा इंसान है। उस राक्षस की नजर 24 घंटे मेरे ऊपर रहती है। मुझे बहुत दफा लगा जैसे मुझे कोई देख रहा है, मुझे ऐसे महसूस होता था, लेकिन फिर मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा जाने दो, क्योंकि जो मेरा देवर है जब ये इस दुनिया में थे तो वो बहुत अच्छा था, मेरी बहुत इज्जत करता था, मुझे इज्जत तो समा देता था। वो मुझे भाभी कहते नहीं सकता था, मेरा इतना मान सम्मान करता था। फिर मैंने सोचा भला मेरा देवर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इनके जाने के बाद मेरे देवर की तो रंग ही बदल चुकी है। वो जब देखो मुझे देखते रहता था, और अब तो हाथ भी हो गई है, आते जाते मुझे हाथ लगाते हैं, मुझे छेड़ता है। शुरू में मुझे लगा कि सब मेरी गलतफहमी है, लेकिन आए से ऐसा वो अपनी सारी हदें क्रॉस करता रहा। और तो तुम्हें पता है कल क्या हुआ? कल तो उसने हद ही कर दी, कल उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। पर मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती क्या हुआ, इसलिए मैं अपने ससुराल को छोड़कर आ गई। और तुम्हें पता है, जब मैंने उसे मना किया तो मुझे धमकियां देने लगा, मुझ पर हावी होने लगा। और तो उसकी माँ भी उसके इस घिनौने काम में पूरा साथ दे रही है। क्या? अरे तुम्हारी सास इतनी घटी औरत है, वो अपने बेटे को समझाने के बजाय उसे भड़कावा दे रही है, उसे शह दे रही है। हाँ परी, हाँ तुम्हें पता है, वो तो हर वक्त मुझे कोसती रहती है, मुझे मनहूस कहती रहती है। उन्हें तो मैं वैसे ही अच्छी नहीं लगती। अगर मैंने बताऊं कि आपका बेटा मुझे छेड़ रहा है, तंग कर रहा है, तो कहती है अगर हाथ लग भी गया तो कौन सा तुम्हारे जिस्म में छेद हो गए हैं। मेरी सास मुझे ये कह के चुप करवा देती है कि जो औरतें अपने देवर की कमाई पर पलती हैं, उन्हें कुछ कहने का हक नहीं, वो बस चुपचाप वही करती हैं जो उनके देवर कहते हैं। लेकिन परी, मैं मरते मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में आ गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो ये बताना मैं क्या करूँ। अच्छा तो यहाँ पर बैठ ना, मिलकर कोई ना कोई हल निकालते हैं। अरे तू तो जानती सब कुछ, मैं तो अपने मेके भी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा तो मेका है ही नहीं।
और जो मेरी जायदाद थी वो तो मेरा सारा चच्चा हड़प करके बैठ गया है। वो तो मुझे घुसने भी नहीं देता कहीं, और मुझे बेसहारा कर दिया। अब तू ही बता, मैं तेरे पास आखिरी उम्मीद लेकर आई हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मुझे याद आया परी, तेरे शोर वहीं पर काम करते हैं ना, जहाँ गरीब और बेसहारा औरतों को सहारा दिया जाता है। हाँ, मेरे पति एनजीओ में काम करते हैं। तुझे पता है, वो तो सबके हक के लिए भी लड़ते हैं। और तो जिन गरीब औरतों का कोई होता नहीं और उनसे जबरदस्ती उनके हक छीन ले जाते हैं, कभी उनके ससुराल वाले और कभी उनके मेके में से कोई ना कोई, जैसे तेरे चच्चा हड़प करके बैठ गया तेरी जायदाद। वो उन औरतों को उनका हक भी दिलाते हैं। इसलिए तो ज्यादा चिंता मत कर, मैं बात करती हूँ उनसे। तुझे कहीं भी अनाथ आश्रम या एनजीओ में जाने की भला क्या जरूरत है? अरे तेरे ससुराल में तेरा भी बराबर का हक है, क्योंकि तो अपने ससुराल वाले की बड़ी बहू है और तेरी तो बेटी भी है। तो ऐसे कैसे तुझे तेरा हक नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल चिंता न कर, मैं अभी फोन करती हूँ अपने पति को। तुझे मैं तेरा हक दिलवा के रहूंगी। बस तुझे एक छोटा सा काम करना है, थाने जाकर अपने देवर और सास के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। बाकी सब कुछ ना पुलिस वाले संभाल लेंगे। वैसे हाँ, याद आया, निधा तेरे पास कोई सबूत है कि तेरा देवर तेरे साथ बदतमीजी करता है? नहीं परी, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन हाँ याद आया, जो पड़ोस में ली आंटी रहती है ना, वो सब कुछ जानती है। कई बार उन्होंने मेरी चीखें भी सुनी है और मुझे और मेरे देवर को लड़ते देखा है। मैंने तो नहीं जाकर सब कुछ सच सच बता दिया था। वो मेरे हक में गवाही जरूर दे देंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन परी, तो एक काम करना, मैं अकेली कैसे पुलिस स्टेशन जाऊँ? मुझे बहुत डर लगता है, मैं अकेली नहीं जा सकती। तू भी चलना मेरे साथ। अरे हाँ, भला मैं तुझे अकेली जाने दूंगी, तो बिल्कुल चिंता न कर, हम दोनों मिलकर जाते हैं और जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही, तूने इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर ली इतनी देर तक? क्यों रही इतनी देर उस घर में? निकल क्यों नहीं गई पहले ही? मत पूछ परी, तुझे नहीं पता मैं कितनी मुश्किल से वहाँ रह रही थी, सिर्फ अपनी बेटी की वजह से। मैंने कहा मैंने तो बस जैसे तैसे जिंदगी गुजारनी है, मेरी बेटी उसका फ्यूचर बन जाए, वो अच्छे से रह ले। ना जब से ये गए हैं, मेरा तो मन लुट गया है हर चीज से, मेरा तो कुछ करने का मन ही नहीं करता। अरे तो रुक, मैं अभी अपने पति को कॉल करती हूँ और उसे सारी सूरत हाल बताती हूँ। उनकी ना पुलिस स्टेशन में बहुत जान पहचान है, अगर वो हमारे साथ जाएंगे या फिर कॉल भी कर देंगे ना, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, वरना तुझे तो पता है पुलिस वालों का। ठीक है परी, जैसे तुझे सही लगे। अरे मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को सजा मिले। अरे क्या हो गया निधा, तू मेरी सहेली है, इस तरह मुझे एहसानमंद और धन्यवाद कह के मेरा मान मत तोड़। तू मेरी सहेली है, बचपन की दोस्त है मेरी। चल अब उठ, पुलिस स्टेशन चलते हैं। मोहतरमा, बोलिए क्या बात है, हम लोग आपकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं? वो इंस्पेक्टर जी, मेरा देवर, मेरी सास। रोते रोते अपनी सारी कहानी इंस्पेक्टर को बताती है और इंस्पेक्टर भी सुनकर बहुत दुखी होती है, उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी तो एक औरत थी ना, वो एक औरत का दुख भला कैसे ना समझती? क्या उन लोगों की इतनी हिम्मत, इतने घटिया लोग, उन्होंने तेरे साथ इतना कुछ किया? जी इंस्पेक्टर साहब, और मुझे बार बार धमकियां देते हैं कि अगर मैंने इस घर में रहना है तो चुपचाप वही करो जो कुछ वो लोग कह रहे हैं, वरना मैं इस घर से निकल जाऊं। और हर बार मुझे बार बार यही जताते रहते हैं कि ये मेरा घर नहीं बल्कि उन लोगों का है, और मैं उस घर में नौकरानी हूं और कुछ नहीं, क्योंकि मैं विधवा हूं ना। अरे उनकी इतनी हिम्मत, ऐसे कैसे वो कह सकते हैं? वो तुम्हारा भी घर है, अकेले उनका नहीं। तुम शादी करके गई थी पूरे समाज के सामने, इस तरह तूने कोई बाकर शादी थोड़ी ना की है। अरे वैसे भी तो उनके बेटी की माँ है, उनकी हिम्मत भी कैसी तेरे साथ ये सब कुछ करने की? निधा तुम बिल्कुल चिंता ना कर, अब मैं हूं ना तेरे साथ, अभी देखना मैं उन लोगों की कैसे अकल ठिकाने लगाती हूँ। चलो निधा, मुझे अपने ससुराल का एड्रेस बताओ, हम लोग अभी वहाँ चलते हैं। तुम ज्यादा चिंता ना करो, हम लोग मिलके ये मामले को हल कर लेंगे। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, आप बहुत अच्छी हैं। अरे धन्यवाद कैसा, ये तो हमारा फर्ज है, हम लोग बैठे किस लिए हैं? निधा की सास ने जैसे पुलिस वाले को देखा, वो तो डर से कांपने लगी। वो तो शॉक में थी कि निधा ऐसा भी कर सकती है। वो समझ ना पाई अब क्या करे, इसीलिए निधा पर इल्जाम लगाने लगी। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? अरे आप क्यों आए हैं? हमारा तो कोई कसूर नहीं। अरे आपके बेटे के खिलाफ
आपकी बड़ी बहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या इस कलमोही मनहूस की इतनी हिम्मत? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको नहीं पता ये चोर है। ये तो खुद हमारे घर से जेवरात चोरी करके भाग गई और पता नहीं आपको कहकर जाकर झूठी कहानी सुनाई ताकि अपनी चोरी को बचा सके। आपको नहीं पता ये एक नंबर की झूठी है। आजी, कुछ तो ऊपर वाले का खौफ खाए। आप कैसे मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हैं कि मैं आप लोगों के जेवरात लेकर भागी हूँ, जबकि आप जानते हैं कि हकीकत क्या है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बात न सुने। ये तो है ही मनहूस कहीं के, मेरे बेटे को पहले निकल गई। अब चाहती मेरा दूसरा बेटा भी निकल जाए। आपको नहीं पता ये चोरनी है, हमारे जेवरात लेकर भाग गई और आप देखें कैसे हमारे पर झूठे इल्जाम लगा रही है। हम तो खुद सोच रहे थे आपके पास आए और आकर रिपोर्ट दर्ज कराएं कि हमारे जेवर चोरी हो गए हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। ये हमारे जेवर लेकर चोरी करके भाग गई थी। हमने इसे कहाँ कहाँ ढूंढा ये तो हम ही जानते हैं। हमें तो ये मिल नहीं रही थी और अब देखें कैसे आपको लेकर झूठी कहानी सुनाकर हमारे घर में ही आ गई है दनदनाती हुई। मैं तो ना इसकी हिम्मत को दाद दे रहा हूँ वैसे। और नहीं तो क्या, ये विधवा बहू चाहती नहीं कि हम लोग सुखी रहे, चैन से रहे। इंस्पेक्टर साहब, आपके पास क्या सबूत है कि ये औरत सच बोल रही है और हम लोग झूठ? कोई गवाह है, कोई सबूत है? आप बिना गवाह के और सबूत के कैसे मेरी माँ पर हाथ उठा रही हैं? बिना सबूत के आप कोई काम नहीं कर सकती, ये बात याद रखिएगा। शट अप! तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे सबूत मांग रहा है, मेरे आगे जुबान चला रहे हैं। ना तुझे भी उठाकर थाने ले जाऊंगी और इतनी मार मारूंगी ना, फिर मांगता रहना सबूत। आप जो मर्जी कहें, आप बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकते, वरना मैं भी जाकर आपके खिलाफ रिपोर्ट करवाऊंगा। हाँ, है मेरे पास सबूत। लैला आंटी जो सब देखती है कि ये लोग कैसे मेरे ऊपर जुल्म करते हैं, मैं उन्हें जाकर अभी बुलाकर लाती हूँ। अरे शुक्र है लैला तुम आ गई। अब देखो ना, तुम ही बताओ पुलिस वालों को कि ये लड़की झूठी है, एक नंबर की मनहूस है। पहले मेरे बड़े बेटे को खा गई, अब मेरे छोटे बेटे के पीछे पड़ी है। तुम्हें पता है ना, मैंने तुझे बताया था ये चोरनी है। बताओ इंस्पेक्टर को। बस समीप, बस अब तेरी एक नहीं चलेगी। कुछ तो ऊपर वाले का खौफ कर। किस तरह अपनी मासूम सी बहू पर इल्जाम लगाए जा रही है। क्या लैला, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें भी लगता है कि मैं झूठी हूँ और ये मासूम? इसे तुम्हें भी अपनी साइड कर लिया। अरे ये सिर्फ डोंग करती है, ये मासूम नहीं है, ये बहुत चालाक है। बस शमीम बस, तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, मुझे सब मालूम है। अरे बेचारी का आगे पति मर गया है और तू उस पर और अत्याचार कर रही है, और तेरे बेटे ने कैसी बुरी नजर रखी है इसके ऊपर। अरे बेचारी के पास आगे खुश होने के लिए कुछ नहीं, और तू क्या चाहती है ये जीते जी मर जाए? तुझे चाहिए अपने बेटे को अच्छे संस्कार दे, उसे समझाए, पर नहीं, तू तो उसे बधावा दे रही है। कैसी माँ है तू? मुझे तो सोचते भी शर्म आ रही है। आए है कितना नीच घटिया बेटा है तेरा। अरे वो तेरे बड़े बेटे की विधवा है, कुछ तो इसका मान रखती, कुछ तो लिहाज करती। तूने तो सारे मान इज्जत सब खत्म कर दी, सब मिट्टी में मिला दिए। इंस्पेक्टर साहब, निदा बिल्कुल ठीक कह रही है, ये लोग बहुत जालिम है। मुझे निदा की हर वक्त रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती है। मैं इनके पड़ोस में साथ में रहती हूँ। बेचारी छोटी सी है, छोटी सी उम्र में विधवा आ गई, ऊपर से इसका ससुराल भी मिला है। कैसा? आप तो खुद ही देख रहे हैं ना, इसे जीने नहीं देते, हर वक्त सताते रहते हैं। बेचारी को तो मैका भी नहीं, मैके में भी इसके चाचा चाची इसकी जायदाद हड़प करके बैठ गए, ये वहाँ भी नहीं जा सकती, कहाँ जाए बेचारी। इंस्पेक्टर साहब, मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, इसे इंसाफ दिलाइए प्लीज, इसके हक के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। ईदा, एक बात मेरी याद रखना, अगर तू हमारे खिलाफ जाएगी तो कहाँ रहेगी, अपनी बेटी को कैसे पालेगी? अरे कोई तुझे पूछेगा नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे एक ही रोटी के लिए नोचते रहोगे और मैं ऐसी रोटी खाऊंगी? अरे मैं थूकती हूँ तुम्हारी ऐसी रोटी पर, अपने पास ही रखो। तुम्हारे पैसों पर मुझे कोई जरूरत नहीं किसी चीज की। इंस्पेक्टर साहब, आप इन लोगों को अरेस्ट कीजिए और तुम लोग वहाँ पर बैठ कर ना चैन की और आराम की रोटी खाना जेल में। चलो चलो मेरे साथ। तो इंस्पेक्टर साहब निदा के देवर और सास को पुलिस में ले जाती हैं और कुछ दिनों बाद अदालत का फैसला होता है और अदालत भी निदा के हक में फैसला दे देते हैं। उसके हिस्से में एक घर आता है, वो इस घर को बेचकर कहीं दूर चली जाती है। वो इन सब से दूर जाना चाहती थी ताकि अमन और शांति की जिंदगी गुजार सके। इस सब में उसकी सहेली ने उसकी बहुत मदद की। कहते हैं ना, अगर अच्छे दोस्त हों तो क्या कुछ नहीं हो सकता।
उसकी दोस्त से साबित कर दिखाया कि वो उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। निदा वहाँ जाकर एक स्कूल में जॉब करने लगती है क्योंकि वो अब किसी के भी टुकड़ों में पलना नहीं चाहती थी। सासत अपनी बेटी का भी उसी स्कूल में एडमिशन करवा देती है। उसे इस बात का दुख तो बहुत हुआ था कि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया, इतना बुरा व्यवहार किया उसके साथ। लेकिन अब वो अपने ससुराल से दूर जाकर बहुत अच्छी जिंदगी गुजारने लगती है। अब वो अपनी जिंदगी को महसूस करती है क्योंकि वो जीना चाहती थी। अब दोस्तों, आपको हमारी छोटी सी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपका जवाब का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप ये जरूर बताइएगा कि आपके गांव या शहर में भी ऐसी औरतें हैं जो यूं ही एटीट्यूड दिखाते थे लेकिन अंदर से कुछ नहीं होती।